नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस पोस्ट में हम आपको भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में फुल डिटेल में बताएंगे, जो कि आपको सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 को राज्य नीति के निर्देशक तत्व और शीर्षक दिया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36-51 तक के अनुच्छेद शामिल है। संविधान का ये भाग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों का इतिहास। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिए ही जाने चाहिए, साथ ही राज्य द्वारा ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, उन अधिकारों को भीमराव की सलाह पर नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रख दिया गया, ताकि जब सरकारें सक्षम हो जाएगी तब धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू करेगी। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नाम दिया गया। अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व की विशेषता। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट होता है कि नीतियों या कानूनों को प्रभावशाली बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देशक कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। दूसरा, निर्देशक तत्वों की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इनके हनन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। अंत सरकार, केंद्र, राज्य या स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना है, और ये संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य की कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत पर गांधीवाद, समाजवाद तथा उदारवाद का प्रभाव है। इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। इसको लागू करने का दायित्व राज्य सरकार का है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। इसमें भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37 इस भाग में दिए गए तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 का वर्ण। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। 38 का 2 आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने
का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। पहला, पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, समाज में भौतिक संसाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण। तीसरा, अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के लिए साधनों के अहितकारी केंद्रीय का निषेध। चौथा, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। पांचवा, पुरुषों और स्त्रियों, श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान करना और शोषण से बचाना। अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी न्याय आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। ये विधिक सहायता निःशुल्क होगी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विश्वास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निष्ठा तथा अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभाव उत्पन्न करेगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उत्पन्न। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के लिए प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। अनुच्छेद 43 सरकारी समितियों का उन्नयन। सरकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वेच्छा प्रचलन, लोकतांत्रिक निरंतर तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 शिशु को देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों तथा और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशु पालन का संगठन। कृषि तथा पशु पालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के साथ करना तथा गाय, बछड़ों या अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण या संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा प्रयास करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, अस्थायी और वस्तु का संरक्षण करना। अनुच्छेद 15 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नोट: 42वें संविधान संशोधन 1976 में माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 क, 43 क तथा 48 क को अंत स्थापित किया गया है। निर्देशक तत्वों की आलोचना। नीति निर्देशक तत्वों अवसर विधायिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनका महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिसमें वो निर्देशित हो है, लेकिन बाधित नहीं है। इनको भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता। इनमें सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया है, जैसे समान नागरिक संहिता। नोट: भारत में गोवा एक अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के दो प्रमुख आधार स्तंभ हैं। इन दोनों का उद्देश्य समान है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना जिसमें उनका संपूर्ण विकास हो सके। फिर भी इन्हें दोनों में काफी अंतर भी है, जिनमें से प्रमुख इन प्रकार है। मूल अधिकार: ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दिए गए। इनका 1 भारतीय संविधान के 3 में। तीसरा, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते, अंत वो वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। ये सरकार के महत्व को हटाते हैं। 6, ये अधिकार नागरिकों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। 7वां, इसका लागू होना मुख्यतः व्यक्ति की सज्जता और जागरूकता पर निर्भर है। मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अन्योन्याश्रित संबंध। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक के अभाव तो दूसरा अपूर्ण हो जाता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राज्य में आदर्श नागरिक का निर्माण करना तथा नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य के आदर्श बनाना। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित 5 समूह में बांटा जा सकता है। 1, आर्थिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। 2, सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। 3, राजनीतिक संबंधी नीति निर्देशक तत्व। पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 का